दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के और सटीक होगी। दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसा मैच देखा है जिसमें रेफरी या एम्पायर एक टीम के साथ में और दूसरी टीम के खिलाफ खेल रहा हो? याद कीजिए, इतिहास में ऐसा कब और कहां हुआ है? मैं बताता हूं। 80 के दशक में दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान जाती थी, तो हमेशा उसकी शिकायत रहती थी कि वहां उसे पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं, बल्कि 13 खिलाड़ियों के मुकाबले खेलना पड़ता है। यानी दोनों एम्पायर भी पाकिस्तान के साथ उसके पक्ष में उसे जिताने के लिए खेलते थे। लेकिन यह बात तो 80 के दशक की है। आज इसे बताने का क्या मतलब है? दरअसल यह बात इसलिए कही जा रही है कि इस समय बिहार विधानसभा के चुनाव में वही कुछ हो रहा है जो किसी समय पाकिस्तान की क्रिकेट पिचों पर होता था। वहां पाकिस्तान एम्पायरों को अपनी तरफ करके मैच जीतने की कोशिश करता था, बेईमानी करता था। पाकिस्तान के एम्पायर उस समय बड़े बदनाम थे। इन्हीं बदनाम एम्पायरों में एक एम्पायर थे शकूर राणा। क्रिकेट प्रेमियों को याद है कि शकूर राणा का इंग्लैंड के खिलाड़ी माइक गैटिंग से जबरदस्त झगड़ा हुआ था। मैदान पर उन दोनों के बीच जो मुंहबधियाव हुआ था, उसकी तस्वीरें अखबारों में प्रकाशित हुई थी। आज की तारीख में बिहार में चुनाव नामक जो मैच चल रहा है, उसमें महागठबंधन और एनडीए की टीमें खेल रही हैं। लेकिन वहां भी एक शकूर राणा है जो एनडीए की तरफ से खेल रहे हैं। इनका नाम है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। शकूर राणा पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तब तक आउट देने के लिए तैयार नहीं होते थे जब तक उन्हें इंग्लैंड वाले क्लीन बोल्ड न कर दें, उनकी गुल्लियां न उड़ जाएं, उनके विकेट न उखड़ जाएं। एलबीडब्ल्यू का फैसला तो राणा साहब से निकालना नामुमकिन ही था। ठीक इसी तरह ज्ञानेश कुमार जी भी भाजपा और एनडीए के खिलाफ कोई फैसला देने के लिए तैयार नहीं है, भले ही एक से एक संगीन किस्म की शिकायतें उनके खिलाफ कर दी गई। ज्ञानेश कुमार जी एनडीए के खिलाफ तभी फैसला देंगे जबकि बिहार के वोटर एनडीए के खिलाफ अपना फैसला दे देंगे। दोस्तों, आदरणीय शकूर राणा की तरह आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी ने भी सत्तारूढ़ टीम को 100% नहीं बल्कि 1000% छूट दे रखी है। अब मैं शकूर राणा के नाम के साथ आदरणीय शब्द क्यों लगा रहा हूं? देखिए, मैं रेफरी और एम्पायर का सम्मान करता हूं। अगर रेफरी और एम्पायर अपनी पवित्र जिम्मेदारी का सम्मान नहीं करता तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सम्मान पूर्वक उनके नाम के साथ आदरणीय जरूर लगाऊंगा। आदरणीय शकूर राणा की तरह मैं दोहराता हूं, आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी ने भी सत्तारूढ़ टीम को 100% नहीं बल्कि 1000% की छूट दे रखी है। 1000% छूट के बिना तो इतनी शिकायतों को नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। ध्यान रहे कि बिहार में 6 नवंबर को मतदान का पहला चरण होना है और वहां 4 अक्टूबर से ही चुनावी आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। जरा देखिए शिकायतें क्या-क्या हैं और हमारे अपने शकूर राणा ने किस तरह उनकी तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने 31 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग को शिकायत की कि बिहार सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार यानी 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम पर महिलाओं के खातों में सीधे-सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। दलील यह दी गई कि यह किसी पार्टी का नहीं बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार का कदम है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की सदस्य न हो और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी न हो। यही दलील दी गई कि ये योजनाएं तो पहले से चल रही हैं। पहले से चल रही योजना की किश्त देने से कैसे इनकार किया जा सकता है? प्रश्न यह है कि क्या पहले से चल रही घोषित रकमें या सुविधाएं कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद दी जा सकती हैं? कोई बच्चा भी कहेगा कि नहीं दी जा सकती। लेकिन हमारे शकूर राणा ने फौरन यह दलील स्वीकार कर ली। क्या यह चुनावी रिश्वत नहीं है? मैं ये कहता हूं और कोई भी जोखिम उठाकर कहता हूं कि यह एक नंगी चुनावी रिश्वत है। हालत यह है कि भाजपा और एनडीए के स्थानीय उम्मीदवारों द्वारा नकदी बांटने के वीडियो वायरल हो रहे हैं।
कोई चाहे तो भागलपुर और मुजफ्फरपुर में 500 से 1000 रुपए प्रति वोटर बांटे जाते देख सकता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आचार संहिता लागू होने के बाद से बिहार में 20.87 करोड़ रुपए नकदी जब्त की जा चुकी है और इसका बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों से मिला है जो एनडीए के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने इन गंभीर शिकायतों के जवाब में क्या किया? उन्होंने एक ऐसी जांच का आदेश दिया जो कहां चल रही है, कौन कर रहा है, ये किसी को पता ही नहीं है। वोट पड़ने का दिन नजदीक आ चुका है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दोस्तों, मामला निहायत ही गंभीर है। विपक्ष का दावा है कि भाजपा के केंद्रीय फंड और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों के फंड से धन आ रहा है और उसे अदृश्य तरीके से बांटा जा रहा है। यह एक तथ्य है कि चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप पर 500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं, लेकिन कार्रवाई का दूर दूर तक पता नहीं है। अब मैं शिकायतों की दूसरी प्रकृति के ऊपर आता हूं। मोकामा, जो पटना जिले में है, में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अनंत सिंह पर 40 गाड़ियों का काफिला लेकर हिंसक प्रचार करने का आरोप लगा है। जो लोग राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं जान रखते, वो भी जानते हैं कि अनंत सिंह एक बिहार के एक शोहरत याफ्ता बाहुबली हैं। जेल जा चुके हैं, न जाने कितने संगीन अपराधों में उनके ऊपर मुकदमे चल चुके हैं और चल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं और जो जिनका दावा है कि वो अपराधियों से, संदिग्ध तत्वों से दूर रहते हैं, उन्होंने अनंत सिंह जी को टिकट दिया। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत काफिले की सीमा 20 से 30 वाहन तक हो सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा के नाम पर यह अनुमति ले ली जाती है और फिर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। कहने को सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय बलों की तैनाती है, पर स्थानीय पुलिस बेहिचक एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में सक्रिय है। 1 नवंबर 2025 को दुलार चंद यादव की हत्या हुई। हम जानते हैं कि दुलार चंद यादव कौन थे। प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे दुलार चंद यादव, और वो उन्हीं की उस वक्त कार में बैठे थे जब उनकी हत्या की गई। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह का काफिला हथियारों से लैस था, तो पुलिस चुप क्यों है? अनंत सिंह को गिरफ्तारी के बाद मोकामा में हिंसा भड़की। 81 और लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिनसे हथियार भी बरामद हुए। यह सवाल उठता है कि जब आयोग ने सभी हथियारों की जब्ती के आदेश दे दिए थे, तो उस आदेश पर अमल का प्रतिशत 50-60% तक ही क्यों साबित हो रहा है? जाहिर है कि इस आदेश पर अमल केवल वहीं हो रहा है जहां सत्तारूढ़ पक्ष अपनी चुनावी रणनीति के मुताबिक लाभदायक समझता है। तेजस्वी यादव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर की प्रक्रिया को फर्जीवाड़ा बता चुके हैं। ये विपक्ष के आरोपों की चुनाव आयोग पर तीसरी प्रकृति है। विपक्ष का स्पष्ट आरोप है कि इसमें विपक्षी वोटरों, मुख्य तौर से गरीब, दलित और मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव आयोग ने बिहार में वोट चोरी की साजिश रची है। इंडिया गठबंधन इस साजिश को रोक देगा। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर स्लो वोटिंग, धीमा मतदान कराने की योजना है। यह साजिश 60% से ज्यादा मतदान वाली सीटों पर की जा रही है। तेजस्वी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे भाजपा समर्थक छल कपट से दूर रहें। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे अमित शाह के चमचों को बाद में सजा दी जाएगी। तेजस्वी ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा है कि चुनाव आयोग मर चुका है? क्या चुनाव आयोग के 10 क्या चुनाव आयोग मर चुका है? क्या चुनाव के बीच 10,000 की रिश्वत नहीं बांटी जा रही है? हार के डर से अपने संसाधन खर्च करने की बजाय बीजेपी इस बार बिहार को लूटने वाले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट डीके छाप अधिकारियों के मार्फत गरीब राज्य के खजाने से ही पैसा बांट रही है। चुनाव के बीच एनडीए प्रत्याशियों द्वारा दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं। नामजद हत्यारे थानों के सामने से गुजरते हुए, प्रचार करते हुए, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ बंदूक, गोली बारूद लेकर घूम रहे हैं और चुनाव आयोग की नैतिकता और प्रभुता को रौंद रहे हैं। चुनाव आयोग अपना और लोकतंत्र का मृत्युलेख लिखने में व्यस्त है। शब्दों पर गौर कीजिए। दोस्तों, तेजस्वी यादव के शब्द कितने कठोर हैं।
यह आपके सामने स्पष्ट हो ही गया होगा। मैं दोहराता हूं कि वे क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आयोग अपना और लोकतंत्र का मृत्युलेख लिखने में व्यस्त है। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं ज्ञानेश कुमार जी की तुलना शकूर राणा से क्यों कर रहा हूं। यह केवल एक व्यंग नहीं है, हमें ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। यह एक ऐसा चुनाव आयोग है जिसके खिलाफ विपक्ष संसद में महाभियोग लाने की चेतावनी दे चुका है। यानी यह एक विपक्ष विरोधी चुनाव आयोग है। यह सत्तारूढ़ दल का प्यादा चुनाव आयोग है। राहुल गांधी इस पर भाजपा का पार्टनर होने का स्पष्ट और खुला आरोप लगा चुके हैं। दोस्तों, अगर ज्ञानेश कुमार जी को अपनी शकूर राणा से तुलना करना पसंद नहीं है, जाहिर है वो इस पर काफी नाराज होंगे और भाजपा के समर्थक भी काफी नाराज होंगे, एनडीए के समर्थक काफी नाराज होंगे, तो मैं ये तुलना वापस ले सकता हूं। लेकिन फिर मैं उन्हें महाअभियोगी चुनाव आयोग कहूंगा। हालांकि अभी महाअभियोग उनके ऊपर किया नहीं गया है, लेकिन महाअभियोग का इरादा विपक्ष स्पष्ट रूप से और खुले रूप से व्यक्त कर चुका है और उसके लिए एक विपक्ष की तरफ से एक कोशिश भी हो चुकी है। या तो वो शकूर राणा की तुलना स्वीकार कर लें या फिर अपने आप को महाअभियोगी कहना स्वीकार करें। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में मैंने विश्लेषण करते हुए आपके सामने तथ्य रखे थे कि लोकनीति सीएसडीएस ने एक सर्वेक्षण के जरिए जनता के बीच चुनाव आयोग की गिरती हुई साख का पर्दाफाश कर दिया है। 2019 में अगर आयोग पर मध्य प्रदेश के 57% मतदाता पूरा भरोसा करते थे, तो 2025 में यही भरोसा घटकर केवल 17% रह गया है। 40% की गिरावट। उत्तर प्रदेश के वोटर अगर 2019 में चुनाव आयोग पर 56% पूरा भरोसा करते थे, तो उसी प्रदेश के अब केवल 21% वोटर ही उस आयोग पर उस तरीके का विश्वास करते हैं। राजधानी दिल्ली में 60% वोटर 2019 में चुनाव आयोग की निष्पक्षता की कस्में खाने को तैयार थे, लेकिन 2025 में ऐसे वोटरों की संख्या घटकर केवल 21% रह गई है। दक्षिण भारत में भी हालात खासी बुरी है। केरल में 2019 में 57% वोटर चुनाव आयोग के साथ थे, तो 2019 तो अब वो घटकर केवल 35% रह गए हैं। आयोग पर जरा सा भी भरोसा न करने वालों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत 6% से बढ़कर 22% तक पहुंच गया है। उपरा में यह 11% से बढ़कर 31% हो गया है। दिल्ली में भी यह 11 से बढ़कर इस समय 30% है। केरल में आयोग में संपूर्ण अविश्वास 10% से बढ़कर 24% हो चुका है। भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हो चुका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसद गोलबंद हो चुके हैं। उन सभी का कहना था कि चुनाव आयोग ईमानदार नहीं है, वह अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। उसने सुकुमार सेन, लिंगदोह और टीएन शेषन जैसे विख्यात चुनाव आयुक्तों की विरासत पर कालिख पोत दी है। उसने लोकतंत्र की सभी मान्यताओं और मूल्यों के साथ एक आपराधिक छल किया है। प्रश्न यह है कि क्या बिहार की जनता एनडीए और आयोग की साठगांठ को यह विधानसभा चुनाव चुरा लेने देगी? यह एक यक्ष प्रश्न है। नीतीश भाजपा की सरकार को इस समय जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वह हर तरह का हथकंडा अपनाकर जीतना चाहती है। अब गेंद पूरी तरह से विपक्ष के पाले में और मतदाताओं के पाले में है। विपक्ष को अच्छा बूथ मैनेजमेंट करना है, मतदाताओं की प्रभावी गोलबंदी करनी है और मतदाताओं को सरकारी छल छद्म से बचते हुए बदलाव के लिए वोट करना है। तभी भारत में लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी। मित्रों, आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपसे आपके अपने सोशल मीडिया मंच नई परख के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी टीका टिप्पणियों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल भी करूंगा। आज बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ गहन रिश्ता बनाएं, अपने सुझाव दें ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।